जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। साथियों, सीटेट के लिए लगातार हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो ईवीएस हो या मैथ्स हो। लगातार हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस वीडियो में 30 ऐसे क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। हर बार ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और इस बार भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। उसमें से मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इसी वीडियो से देखने के लिए आपके पेपर में मिलने वाले। प्रैक्टिस सेट में पेडागोजी के क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस रहेंगे। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं सीटेट के लिए तो आप लोग 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके सीटेट के आप लोग कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। यहाँ आपको सीटेट के कंप्लीट नोट्स के अलावा आपको यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट पूरे 150 मार्क्स के प्रोवाइड कराए जाएंगे। इन 20 प्रैक्टिस सेट के अलावा आपको यहाँ पर ईवीएस और मैथ्स के 20-20 प्रैक्टिस सेट अलग से दिए जाएंगे। 500 क्वेश्चन टीडीपी के आपको अलग से यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सभी क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी से रहने वाले हैं। एनसीईआरटी से क्वेश्चन रहेंगे और एनसीईआरटी से 15 क्वेश्चन आप लोग के पूछे जाते हैं, आपको ऐसा पता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कर्णम मल्लेश्वरी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, वह अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक या वेट लिफ्टर है। वेट लिफ्टर है वो पहला ऑप्शन में ये दिया गया है। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो ये दिया गया है ये कर्नाटक की रहने वाली है। वहीं थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो थर्ड ऑप्शन में हमारे से पूछा गया है कि ये उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, वह 130 की गिरा तक भार उठा सकती थी। ऑप्शन डी है, जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने की अभ्यास करने लगी। तो सही कथन है या है, इनमें से सही कथन कौन कौन से है आपको बताना है कि निम्न में से सही कथन कौन से है। तो देखिए, वह अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन बी में गिवन है कि वह कर्नाटक की है। कहाँ की? कर्नाटक की। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, क्योंकि जो कर्णम मल्लेश्वरी है ये कर्नाटक की नहीं थी। ये कहाँ की है भाई? आंध्र प्रदेश की। कहाँ की? आंध्र प्रदेश। अगर यहाँ पर दिया होता तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता। ये कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। यानी कि आपका बी ऑप्शन ठीक नहीं है। जहां जहां ऑप्शन 2 को काट दो, ये 2 ऑप्शन कट गया अब तक। ऑप्शन 3, उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड किए हैं, वो 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती थी। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, 130 ग्राम तक वजन उठा सकती थी। उन्होंने अपने नाम कई रिकॉर्ड किए हैं और भारत से बाहर इन्होंने भारत के लिए 29 मेडल जीते हैं। 29 मेडल इन्होंने भारत से बाहर, अंतरराष्ट्रीय मेडल इन्होंने 29 जीते हैं। ऑप्शन 4, जब वो 12 वर्ष की थी तभी से वो भार उठाने का अभ्यास करने लगी। तो ये ऑप्शन भी ठीक है। यानी कि ऑप्शन 1, 3 और 4 ठीक है। 1, 3 और 4 किस में गिवन है? यानी ऑप्शन बी में गिवन है। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमारा राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोई व्यक्ति 2/1/2015 को मडगांव से नागरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। 7:45 का एएम मतलब हो गया, क्योंकि ट्रेन का टाइम जो चलता है 24 घंटे तक चलता है। 12 के पीएम के बाद का जो भी टाइम होगा 13 से लेकर 13 से लेकर 24 तक, वो पूरा का पूरा टाइम पीएम का होगा। तो ये एएम का टाइम है। 7:45 बजे मडगांव से चली और अगले दिन अर्थात 3/1/2015 को 4:45 नागरकोइल पहुंची। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल थी लगभग, अप्रोक्स में इसका आंसर देना है। तो ये 2 को चली, 3 को पहुंची, सुबह 7:45 AM पर चली और ये 4:45 AM पर ही पहुंच गई। तो उसको कुल टाइम कितना लगा ये आपको बताना है। तो कुल टाइम आप इजीली निकाल सकते हो। 7:45 से लेकर 7:45 अगले दिन तक 24 घंटे होते हैं और 3 घंटे कम है, यानी 4:45 पे वो पहुंची है, तो फिक्स उसको 21 घंटे लगे। कितने घंटे लगे? 21 घंटे लगे उसको। और हमसे यहाँ पर पूछा गया है चाल। क्या पूछा गया है? चाल पूछी गई है। तो आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है ना? तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है? 1140 किलोमीटर दूरी है। औसत चाल बतानी है
समय निकाल लिया है हमने 21 घंटे, समय निकाल लिया हमने 21 घंटे। जब आप 21 का डिवाइड 1140 में दोगे तो 54 दशमलव कुछ आएगा, 54 दशमलव कुछ आएगा, तो 54 डेसिमल कुछ आएगा, यानी कि जो अप्रोक्स में आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपको क्वेश्चन नंबर 2 के लिए राइट आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 आते हैं, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनने हैं। इस टाइप का मैंने क्वेश्चन कराया है और इन क्वेश्चन को मैंने एनसीईआरटी में आपको डिटेल में पढ़ाया है। डिटेल में जब हम थ्योरी कर रहे थे तो वहां मैंने इन क्वेश्चंस के बारे में आप लोग को अच्छे से बताया था, अच्छे से समझाया था। ऑप्शन ए है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। बिल्कुल सही कथन है ये कि जिनके बाहरी कान होंगे, शरीर पर बाल होंगे, वे बच्चे देंगे। ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन 2, जिन बाहरों के बाहरी कान नहीं होते व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। ये भी कथन बिल्कुल सही है। जिनके बाहरी कान नहीं होते, जिनके शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं, ये सही है। ऑप्शन 3, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। रॉन्ग ऑप्शन हो गया भाई, वे अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। रॉन्ग ऑप्शन हो गया, वे बच्चे देते हैं। तो ऑप्शन ए और बी ठीक है। तो ए और बी हमें कहां दिखाई दे रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी है जिसमें ए और बी हमें दोनों ऑप्शन गिवे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा एक क्वेश्चन स्केल से, डायरेक्शन से, या तो मैथ में वरना ईवीएस में 100% एक एक क्वेश्चन जरूर आपका पूछा जाएगा। ऑप्शन 4, किसी राज्य के मानचित्र में एक सिरे पर यह लिखा था कि स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर है 110 मीटर में, 110 मीटर इक्वल है। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर है, 9.7 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी है? तो वास्तविक दूरी निकालने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 110 से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इसका 110 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए डायरेक्ट कर देता हूं मैं, 0 का 0 लगा लेता हूं। अब 11 से करते रहूं, 11 7 या 77, 7 आ गया। 11 9 या 99, 99 और 7 106 आ गया, 106। डेसिमल 1 डे छोड़कर तो यहां लगेगा, यानी कि 1067 मीटर कितनी है? 1067 मीटर है, मीटर में आ गया। और जब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप जानते हैं 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं, 1/1000 किलोमीटर होते हैं। तो 1067 में आप जब डिवाइड दोगे 1000 से तो आपका क्या निकल कर आएगा? आपको पता है 1 किलोमीटर 67 सेंटीमीटर ये मीटर आएगा, यानी 1.067 आपका किलोमीटर आंसर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, घर सीसर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? उस कथन को चुनना है। यानी घर सीसर के बारे में यहाँ पर दिया गया है। घर सीसर मैंने बताया था राजस्थान के जैसलमेर जिले में बनाया गया था, वहां के राजा घड़सी ने इसको बनवाया था। गढ़ सीसर का मतलब हो गया राजा घड़सी के द्वारा बनवाया गया। सर मतलब तालाब, सर मतलब तालाब यहाँ पर इसका ये होता है। तो देखिए ऑप्शन ए, जैसलमेर राजा घड़सी ने इसे बनवाया था, सही ऑप्शन है। यह लगभग 650 साल पहले बनाया गया था, बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ है, मैंने डिटेल में इसके बारे में पढ़ाया है आपको, एक एक स्टेटमेंट मैंने आपको बताया है। 9 तालाबों से जुड़ा है, ये भी सही है। यह तालाब आज भी प्रयोग में है, ये गलत ऑप्शन है। यह तालाब आज प्रयोग में नहीं है, तो 3 ऑप्शन सही है। हमसे सही नहीं है वही पूछा गया था, इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 6, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। बावली से संबंधित कुछ कथन आपको दिए गए हैं, यहाँ आपको राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। तो वे जल भंडार तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था, सभी लोग बढ़ते थे, ग्रुप में बढ़ते थे, सभी लोग आते थे, तो ये भी ठीक है। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता था, बिल्कुल ठीक है। उनमें केवल संदूषित जल होता था, संदूषित जल उनमें नहीं होता था, तो यही रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। ये रॉन्ग ऑप्शन है, तो 3 सही है, 1 2 3, 1 2 3 हमारी सही है, 1 2 3 ठीक है, तो ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन बी हमारा, सॉरी गलत नहीं, सही हो जाएगा क्योंकि सही पूछा है। तो 1 2 3 सही है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 7, सिंकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग करके मलेरिया के उपचार के लिए दवाई बनाई जाती है? देखिए मलेरिया के उपचार के लिए दवाई बनाई जाती है और ये सिंकोना के पेड़ से बनाई जाती है। और इसमें जो यूज किया जाता है उसका जड़ नहीं, पत्ते नहीं, बीज नहीं, बल्कि छाल यूज की जाती है। तो मलेरिया की दवा सिंकोना के पेड़ की छाल से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा।
क्वेश्चन 8, कांसा ब्रॉन्ज के बारे में दिया गया है, किसके बारे में? ब्रॉन्ज के बारे में दिया गया है। ब्रॉन्ज के बारे में आपको यहां पर दिया गया है, ब्रॉन्ज के बारे में बताना है। यह एल्युमिनियम और आयरन जैसा ही एक तत्व है, बिल्कुल ठीक है। इससे भट्टी में कॉपर और टिन, ये बिल्कुल सही है, कॉपर और टिन से मिलकर बनाया जाता है किसको? ब्रॉन्ज यानी कि कांसे को। वहीं पीतल का पूछ ले, कभी कभी पीतल के बारे में भी पूछ लेता है कि पीतल का पूछ ले, तो पीतल में कॉपर प्लस जिंक मिलाया जाता है। पीतल में कॉपर प्लस जिंक मिलाया जाता है, वहीं वहीं ब्रॉन्ज में आपका कॉपर प्लस टिन मिलाया जाता है। दोनों को याद रखिएगा, दोनों को एग्जाम में पूछ लेता है। इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्ष से कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। ब्रॉन्ज की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की पर मजबूत नहीं होती, ये एल्युमिनियम से मजबूत नहीं होती, ये ऑप्शन रॉन्ग है। जहां जहां डी हो काट दो, जहां जहां डी हो काट दो। दो ऑप्शन ए बी सी और बी सी, तो ए बी सी सही है, यानी कि ऑप्शन टी ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से हमने दो ऑप्शन को इजीली काट दिया, यानी कि सही होने के हमारे क्वेश्चन के 50-50 चांसेस हो गए, इसलिए एलिमिनेशन मेथड बेस्ट मेथड है। क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कि मधुमक्खी पालने के विषय में सही कथन चुनिए। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च है, बिल्कुल गलत है, अक्टूबर से दिसंबर होता है। क्या होता है? अक्टूबर से दिसंबर तक होता है, भाई याद रखिएगा, अक्टूबर से दिसंबर बेस्ट समय होता है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, सही है। मधुमक्खी पालने और इनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन में मैं लिख देता हूं भाई क्या क्या सही होगा, तो इसमें से सेकंड और थर्ड सही है, इसमें सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही है, तो ये ऑप्शन सही कर लेना, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा, पहला गलत होगा, अक्टूबर से दिसंबर बेस्ट होता है। सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है, मैंने जब सांपों के बारे में बताया था तो मैंने बताया था सांप के दो खोखले जहरीले दांत होते हैं जिनसे वो काट कर अपना जहर अंदर जाता है, तो उन दांतों को कहते हैं पिंक्स कहते हैं, कसक, कृंतक कहते हैं, इस स्थलक कहते हैं और विषदंत कहते हैं। तो सांप के जो जहरीले दांत होते हैं उनको विषदंत यानी कि ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर होगा, विषदंत कहा जाता है। तो क्वेश्चन 10 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और क्वेश्चन 11 पर आने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, और अगर आप लोग सीटेट के नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के कंप्लीट नोट्स आप सीटेट के ले सकते हैं। और कंप्लीट नोट्स के अलावा आपको यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे सीटेट के लिए, और इन 20 प्रैक्टिस सेट के अलावा आपको 20-20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे ईवीएस और मैथ्स के लिए अलग से, 500 क्वेश्चन सीडीपी के लिए आपको 500 क्वेश्चन भी अलग से दिए जाएंगे। वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बिना सब्सक्राइब किए चैनल को कोई भी नहीं जाएगा। आपको हर एक फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ, जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उन सबके साथ प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर देना है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 पर आते हैं। निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? दोबोइया जहरीला होता है भाई, रसल वाइपर जिसे कहा जाता है, मैंने बताया था चार प्रकार के सांप होते हैं जो जहरीले होते हैं, चार प्रकार के जहरीले सांप मैंने आपको बताए थे। कौन कौन से मैंने आपको बताए थे? मैंने बताया था नाग, मैंने बताया था दोबोइया, मैंने बताया था आपको अफाई, और मैंने आपको बताया था करैत या कुरैत, कहीं कुरैत लिखा रहता है कहीं करैत लिखा रहता है। ये चार प्रकार के सांप मैंने जहरीले बताए थे, ये चार प्रकार के दांत भारत में जहरीले पाए जाते हैं, नाग, दोबोइया, अफाई, कुरैत। तो यहाँ दुबोइया आ गया, यहाँ अफाई आ गया, यहाँ करैत आ गया, लेकिन भारतीय शैल अजगर पाइथन जहरीला नहीं होता, तो यहाँ पर इसकी एक जहरीला कौन सा होता है? नाग और होता है। ये चारों के चारों सांप ऐसे हैं, ये चारों प्रकार के सांप भारत में जहरीले पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी जो जहरीला नहीं होता वही पूछा है, नहीं पूछा है तो पाइथन जो है ये हमारा ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 11 के लिए राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 12 ब्रेल लिपि के बारे में क्वेश्चन गया है। ब्रेल लुई के बारे में मैं आपको कई बार डिटेल में पढ़ाया है, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। यहाँ बेस्ट ऑप्शन कौन से हैं वो कथनों का अध्ययन कीजिए। ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित है, गलत ऑप्शन है, 8 बिंदु नहीं 6 बिंदुओं पर आधारित है। ये कितने बिंदुओं पर आधारित है आपको पता है, मैंने बताया था 6 बिंदुओं पर आधारित, ऑप्शन रॉन्ग हो गया। बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं, बिल्कुल ठीक है। इस उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है, ये भी ठीक है। यानी 1 3 4 सही है, 1 3 4 सही है, तो ऑप्शन ए सही है। दो गलत था, दो इसमें था, दो ऑप्शन इसमें थे, दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन को सही होने की 1/4 से
हमारी दो ऑप्शन को एलिमिनेट करने के बाद 1/2 हो गई, इसीलिए कहता हूं एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए। एलिमिनेशन मेथड इसलिए बेस्ट मेथड है। क्वेश्चन 13 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन 13 है, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी ओक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, रेगिस्तानी ओक से हमें क्वेश्चन बताना है। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरों के लगभग बराबर है, अर्थात 4 मीटर होती है, यानी कि 12 से 13 फुट होती है। बिल्कुल सही ऑप्शन है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं, तब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। बिल्कुल ठीक है, पतला पाइप डालकर वहां के लोग इस पानी को पी लेते हैं। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। रॉन्ग ऑप्शन है भाई, अबू धाबी में यह वृक्ष नहीं पाया जाता। ये वृक्ष ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये वृक्ष कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक से नाम समझकर इसका राजस्थान टिक मत कर दीजिएगा। ये वृक्ष अबू धाबी में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है। तो ऑप्शन डी रॉन्ग है। ऑप्शन डी रॉन्ग है, ये कट गया। ऑप्शन डी रॉन्ग है, ये कट गया। ए बी सी और ए बी, तो भाई 3 सही है, ए बी सी सही है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 14, राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में मुख्यतः पाए जाने वाले खेजड़ली वृक्ष। खेजड़ली वृक्ष राजस्थान में एक जिला है जोधपुर। जोधपुर में गांव है खेजड़ली, वहां इसके वृक्ष पाए जाते हैं। वहां इसके वृक्ष पाए जाते हैं जोधपुर जिले में। तो इस दिए गए कथनों पर हमें विचार करना है। ऑप्शन ए, इस वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसके लिए हमें ज्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती है। यह वृक्ष बहुत उपयोगी है, इसकी छाल से दवाइयां बनाई जाती हैं और लोग इसकी फलों को खाना पसंद करते हैं। ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। इस वृक्ष की लकड़ी को शीघ्र ही कीड़ा लग जाता है। ऑप्शन रॉन्ग है, इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता। जब मैं अमृता की कहानी आपको स्टोरी सुना रहा था, वहां मैंने बताया था इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता, इसलिए राजा ने वहां इस लकड़ी का अपने महल में प्रयोग करना चाहता था, वहां अपने सैनिक भेजे थे। यह वृक्ष छायादार नहीं है। रॉन्ग ऑप्शन है भाई, यह वृक्ष काफी छायादार होता है। इसकी वृक्ष की छाया में पशु पक्षी बैठते हैं, रहते हैं और बच्चे भी इसकी छाया में खेलते भी हैं। एक क्षेत्र के जानवर इस वृक्ष की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, यानी ए बी सी सही है। ए बी सी सही है, ए बी सी सही है, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। अब देखिए सी रॉन्ग सा, सॉरी ए बी सी नहीं, आपका ए सही है, बी सही है और ई सही है। ए बी ई, ए बी ई यानी कि ऑप्शन डी सही है। अब देखिए सी हमने निकाला रॉन्ग है, तो सी रॉन्ग कट गया, सी रॉन्ग कट गया, सी रॉन्ग कट गया। 3 ऑप्शन पढ़ते हैं, आंसर पे पहुंच जाते। जहां जहां सी होता हम उसको एलिमिनेट कर देते, इसलिए बोलता हूं एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए। इस मेथड से बेस्ट कोई भी मेथड नहीं है। सीटेट पास करना है, एलिमिनेशन का यूज कीजिए। आपके लिए पास करना सीटेट बहुत ही इजी है, इतना टफ एग्जाम ये नहीं है। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। हाथियों के बारे में से आपको सही कथन बताना है कि हाथियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः 100 किलोग्राम होता है। रॉन्ग ऑप्शन है भाई, 100 किलोग्राम नहीं होता, 200 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 100 किलोग्राम नहीं होता, 200 किलोग्राम होता है। ऑप्शन रॉन्ग हो गया। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां खा जाते हैं। ऑप्शन रॉन्ग है भाई, 200 किलोग्राम नहीं खाते, 100 किलोग्राम खाते हैं। यानी एग्जामिनर ने क्या किया, इन दोनों ऑप्शंस के डिजिट को घुमा दिया, नंबर को घुमा दिया कंफ्यूज करने के लिए। तो ये दोनों हमारे रॉन्ग हो गए। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। बिल्कुल सही बात है, हाथी को ज्यादा आराम करना पसंद नहीं होता, वे सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, यानी सी और डी ठीक है। सी और डी ठीक है, तो सी और डी ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। सी और डी ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और पीड़कनाशियों का अधिक में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। उसका यह व्यवहार खेतों की मृदा को, मतलब बार बार कीटनाशकों का प्रयोग कर रहा है धान की फसल उगाने के लिए, तो वो जो बार बार डाल रहा है उसमें खाद और जो भी उर्वरक डाल रहा है उसका क्या होगा, केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी बनाएगा, अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बनाएगा, जुताई और बुवाई के लिए उपयुक्त बनाएगा, किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा। अगर वो ज्यादा प्रयोग करता है तो क्या होगा, अनंत किस एक टाइम ऐसा आएगा कि वहां फसल उगना बंद हो जाएगी, तो अनंत किसी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है और सही ऑप्शन ही हमें बताना था, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 17,
क्वेश्चन 17 है, संसार की पांचवी है और भारत की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा उनका नाम है। किसने कदम रखा था भाई माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, आपको ये बताना है। बछेंद्री पाल ने रखा था, सुनीता विलियम्स ने रखा था, कर्णम मल्लेश्वरी, संतोष यादव। इन चारों की चारों महिलाओं के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इन चारों की चारों महिलाओं के बारे में एनसीईआरटी में आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूं। तो किसने कदम रखा था, ये कदम जो रखा था भाई ये बछेंद्री पाल ने रखा था। बछेंद्री पाल ने रखा था। कब रखा था, 24 मई 1984 को। कब रखा था, 24 मई 1984 को रखा था। और बछेंद्री पाल कहाँ की रहने वाली थी, उत्तराखंड की रहने वाली थी। कहाँ की, उत्तराखंड की रहने वाली थी। ऑप्शन नंबर ए, ये भारत की पहली और विश्व की 5 ही ऐसी महिला बनी थी जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी थी। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 80 है, एक ऐसा नाच है जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच को लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम है जहां के लोग इसे नाचते हैं। तो पहले तो आपको नाच बताना है कि नाच कौन सा है, फिर ये बताना है ये कहाँ का नाच है। फर्स्ट, तोरंग मिजोरम का, दूसरा कुड़ुक झारखंड का, तीसरा चेराव मिजोरम का, चौथा है झूम झारखंड का। तो भाई इस नाच का नाम है चेराव, और ये किस राज्य का है, मिजोरम का है। तो क्वेश्चन 18 के लिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। इस नाच को चेराव कहते हैं और चेराव नाच जो है आप जानते हैं कहाँ का है भाई, मिजोरम का है। चेराव नाच मिजोरम का है, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। क्वेश्चन 19 है, मिजोरम के जंगलों में की जाने वाली झूम खेती, मिजोरम के जंगलों में की जाने वाली झूम खेती के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। झूम की खेती से क्वेश्चन पूछा गया है। मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो में से ही मुझे लग रहा है 10 से 12 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे। बेस्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ शामिल किए हैं। तो झूम खेती से प्रश्न है, एक फसल काटने के पश्चात उस भूमि को खुला छोड़ देते हैं और उस पर कुछ वर्षों तक कुछ भी उगाया नहीं जाता। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि एक फसल काटने के पश्चात उस भूमि को खुला छोड़ दिया जाता है और उस पर कुछ वर्षों तक कुछ भी उगाया नहीं जाता। ऑप्शन बी, इस भूमि पर उगने वाले बांसों और खरपतवारों को काटकर जला दिया जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और कभी कभी वहां दिया जाता है, ऑप्शन में दे देता है कि उसको उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। तो भाई उसको उखाड़ कर फेंका नहीं जाता बल्कि उसको काट कर जलाया जाता है और जलाया भी इस तरीके से जाता है कि उसकी जो आग है वो जंगल में और कहीं भी नहीं फैले। और इस मेथड, इसके बीज पश्चात बीज बोने से पहले इस भूमि को गहरा जोता जाता है। ये रॉन्ग हो गया। इसको गहरा जोता नहीं जाता बल्कि हल्का खोदा जाता है, बल्कि हल्का सा खोदा जाता है। ये रॉन्ग ऑप्शन इसका हो गया। ऑप्शन सी रॉन्ग है, जहां जहां सी हो काट दो। यहां सी है कट गया, यहां सी है कट गया, यहां सी है कट गया। तीन ऑप्शन एलिमिनेट, एक है ये है एलिमिनेशन मेथड। ये है एलिमिनेशन मेथड की ताकत कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि जो भी बांस और खरपतवार वहां जो उगाते हैं उनको काटकर जलाया जाता है और उस जलाई हुई राख, जो राख बनती है वही राख यहाँ पर उर्वरक और खाद का प्रयोग, खाद का काम करती है। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी यहाँ पर कीटनाशक और उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता। डी भी गलत हो गया। ऑप्शन ई, एक ही खेत में भिन्न भिन्न प्रकार के फसल जैसे मक्का, चावल, मिर्च और सब्जियों को उगाया जाता है। बिल्कुल उगाया जाता है भाई। एक ही खेत में कई प्रकार की फसल की जाती है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, यानी ए, बी और ई सही है। ए, बी और ई सही है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर आपका बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। क्वेश्चन 20, वृक्षों पौधों पाए जाने वाले नीचे दिए हुए विशेष लक्षणों पर विचार कीजिए। वृक्ष की लटकती शाखा जैसे दिखाई देने वाली वास्तव में उसकी शाखा नहीं जड़ें होती हैं। ये वृक्षों पौधों भाई बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये बरगद के बारे में जो दे रखा था थोड़ा थोड़ा उससे मिलता है। जड़ों की लंबाई वृक्षों की लंबाई ऊंचाई की तुलना में 30 गुनी होती है। ऑप्शन रॉन्ग है कि जड़ों की लंबाई होती है वृक्ष की ऊंचाई की 30 गुनी होती है। सभी वृक्षों में थोड़ी होती है। ऑप्शन रॉन्ग हो गया। जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खम्भों की भांति सहारा मिलता है, सहारा देते हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन है।
जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडार किया जाता है, देखते हैं। लटकती जड़ों को बढ़ते जमीन के अंदर चले जाना, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये तो यानी कि बेस्ट जो मिल रहा है हमें 3 मिल रहे हैं। कौन कौन सा मिल रहा है? 3, ए बी और ई। ए बी और ई हमें मिल रहा है। बी नहीं है, ए सी एंड ई मिल रहा है। ए सी ई, ए सी ई यानी कि आपका ए सी ई यानी कि बी। देखिए जहां जहां बी है पहले उसे काटो। इसमें बी है, इसे काट दो, इसमें भी है, इसे काट दो। तो जो बेस्ट ऑप्शन लग रहा है मुझे ऑप्शन नंबर ए सी ई। ए सी ई बेस्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हमारा बन जाएगा। 20 क्वेश्चन हम इस प्रकार कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 पर चलने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, जो लोग अभी तक चैनल पर नए थे या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया था। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट में अपना डाउट क्लियर मुझसे कर सकते हैं। क्वेश्चन 21। और अगर आप लोग सीटेट के नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके सीटेट के कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। यहाँ को कंप्लीट प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। सीटेट के नोट्स और प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। 20 प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे। उन 20 प्रैक्टिस सेट के अलावा आपको यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे ईवीएस के, 20 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर दिए जाएंगे मैथ्स के, और 500 क्वेश्चन सीडीपी के आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। यहाँ पर एनसीईआरटी की समरी भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21। जंगलों के ज्यादा कटने से निम्न में से क्या परिस्थितियां संभावित हैं? क्या परिस्थितियां संभावित हैं? क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए यहाँ पर आसपास की जगह जहां ठंडी होगी, भाई ठंडी नहीं होगी बल्कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, गर्म होगी। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। वर्षा जल का रिसाव कम होगा, बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। बहता वर्षा जल मैदान को बहा ले जाएगा, बिल्कुल ठीक है। भौम जल का स्तर बढ़ जाएगा, बढ़ेगा नहीं बल्कि कम हो जाएगा, ये गलत है। बीसी सही है, बीसी सही है, बीसी सही है, बीसी सही है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। बीसी सही है तो ऑप्शन डी सही है, बीसी सही है तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाए। क्वेश्चन 22। रोनाल्ड रॉस की कहानी को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में स्थान दिया गया है, इसे स्थान देने का उद्देश्य। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया के बारे में बताया था, ठीक है, उत्तराखंड के रहने वाले थे। तो यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है, ये आप लोग से यहाँ पर पूछा गया। इसका उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करना, बिल्कुल ठीक है। विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छर में संबंध जोड़ने में सहायता करना, बिल्कुल ठीक है। वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं का दृष्टिकोण करना, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो तीनों ठीक है, तीनों ठीक है, तो ऑप्शन डी ठीक है। एबीसी, एबीसी तीनों सही होंगे तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। आर्यनाथ एक सपेरा है। सपेरों को बारे में पूरा चैप्टर के बारे में, इनका नृत्य कालबेलिया होता है, पूरा बताया था। ये सांपों को अपने बच्चों को दहेज में भी देते हैं, ये भी बताया था। सांप बीन की धुन पे उससे जो कंपन होते हैं उससे नाचते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। कंपन फील करता है सांप, मैंने बताया था। जब वो अपना वाद्य यंत्र यानी कि बीन बजाते हैं तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर उधर उधर घुमाता है। सांप के वाद्य यंत्र या बीन पर अनुक्रिया करने का कारण क्या है? क्या कारण है ये आपको बताना है। बीन की मधुर गंध, बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। सांप का अपनी बाहरी कानों से बीन द्वारा उत्पन्न ध्वनि के सीधे सुन सकता, बिल्कुल ठीक है, रॉन्ग ऑप्शन। सांप की आंखों द्वारा, बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन। बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर संरक्षण, ये बिल्कुल सही ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए ऑप्शन डी जो है ये हमारा राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 पर मधुमक्खियों से क्वेश्चन पूछा गया है। मधुमक्खियां, सांप, पक्षी और पशु, इनमें से एक एक दो दो क्वेश्चन 100% बनेगा। हर बार मेरे द्वारा एक चैप्टर पढ़ाया गया और बताया गया था, और मैं बता रहा हूँ, फिर अब भी कह रहा हूँ, इस 30 में से हो सकता है 10 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इसी वीडियो से देखने के लिए मिल जाए। स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट ऊपर नीचे होगा, वरना क्वेश्चन इसी प्रकार का पूछा जाएगा। मधुमक्खियों और उनके छत्तों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मधुमक्खी और उसके छत्तों के बारे में यहाँ में बताया गया है, तो इसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या है ये हमें यहाँ पर बताना है। किसी शहद के लिए, किसी शहद के छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियां होती हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उनमें एक रानी मक्खी पाई जाती है, कुछ नर मक्खियां वहां पर पाई जाती हैं। रानी मक्खी एक ही होती है जो अंडे देने का काम करती है, बाकी का रानी मक्खी कोई काम नहीं करती। किसी भी छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। छत्ता बनाने के लिए नर मधुमक्खियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, रॉन्ग ऑप्शन है। छत्ता बनाने के सबसे ज्यादा काम जो किया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण जो होती हैं, ये आपकी श्रमिक मधुमक्खियों के द्वारा किया जाता है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, सी जहां जहां वो काट दो।
सी जहां जहां हो काट दो। ये है एलिमिनेशन मेथड की ताकत, ये है एलिमिनेशन मेथड। आंसर पर सीधे आप लोग पहुंच गए। इसलिए बोलता हूं एलिमिनेशन बहुत जरूरी है। नर मधुमक्खियां रस की खोज में फूलों के चारों ओर नाचती हैं और मादा मधुमक्खियां फूलों के शैल की एकत्रित करती हैं। गलत ऑप्शन है। नर मधुमक्खियां नहीं, बल्कि कौन सी, मादा मधुमक्खियां क्या करती हैं, मादा मधुमक्खियां रस की खोज में फूलों के चारों ओर नाचती हैं, वही शहद कलेक्ट करती हैं। नर मक्खियां होती हैं, लेकिन वो कोई कुछ भी खास काम अपने छत्ते के लिए या शहद के लिए नहीं करते। तो क्वेश्चन नंबर 24 में याद रखना, नर मधुमक्खियां कोई भी खास काम नहीं करते। और इसके जो सही समय होगा मधुमक्खी पालन करने का, वो अक्टूबर से दिसंबर होगा। अक्टूबर से कहां तक होगा, दिसंबर तक होगा। ये टाइम भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं कि प्रत्येक स्थान के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों का सही विवरण का मिलान कीजिए। मनाली, मनाली में जो घर बने होते हैं, ये बने होते हैं पत्थर या लकड़ी से बने ढालू वाले घर, यानी कि ए का सेकंड सही है। राजस्थान के घर, मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं, 2 का 4, बी का 4 होगा, बी का 4 होगा भाई। असम में बांस के खंभों पर 10 से 12 फुट ऊंचे घर बने होते हैं, यानी सी का 1 हो जाएगा। डी, लद्दाख में पत्थर के बने फर्श जिनकी लकड़ी छतें बनी होती है, यानी डी का 5 हो जाएगा, डी का 5 हो जाएगा, डी का 5 हो जाएगा। ठीक है भाई। तो ए का सेकंड, ए का थर्ड है, कट गया। ए का 4 है, कट गया। ठीक है। अब बी का फोर्थ है, इसमें बी का 5 है, ये भी कट गया, ये सही है। ए का सेकंड, बी का 4, सी का 1, डी का 5, इसमें मैच करता है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन 26, क्वेश्चन 26 है, निम्नलिखित कथनों में मिलान कीजिए। कीट क्या हो जाएगा, कीट कॉकरोच हो जाएगा। पक्षी में क्या आ जाएगा, पक्षी आपका आ जाएगा उल्लू। सरीसृप में आ जाएगा कछुआ, स्तनधारी में आ जाएगा चमगादड़। तो ये बन गया आपका कीट, यानी ए का सेकंड, ए का सेकंड इसमें नहीं है, ए का सेकंड इसमें नहीं है, ए का सेकंड। बी का 4, बी का 4 इसमें नहीं है, बी का 4 इसमें है। तो ये बन गया राइट आंसर, डी ऑप्शन राइट आंसर बन गया। इस तरीके के क्वेश्चन आजकल सीटेट में पूछे जा रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन न देने के बजाय एग्जामिनर क्या कर रहा है, अब आपको स्टेटमेंट के रूप में या मैचिंग के रूप में, अगर आपको 2 से 3 चीजें पता है, तभी आप लोग राइट आंसर निकाल पाओगे। तो क्वेश्चन 26 का डी ऑप्शन जो है राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 27, क्वेश्चन 27 है, 3 खाद्य पदार्थों को वह समूह चुनिए जिनमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सबसे ज्यादा आयरन किस में पाया जाता है, ये यहाँ दिया गया है। आंवला पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। सेब, कद्दू, सेब, गुड़, खीरा, गुड़ में बहुत पाया जाता है। आंवला, पालक, कद्दू, आंवला, पालक, गुड़, बेस्ट ऑप्शन आंवला, पालक और गुड़ जो है, ये आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेगा। सबसे ज्यादा जो आपका आयरन पाया जाता है आपका एनीमिया वालों के लिए, ये बताया जाता है आंवला, पालक, गुड़ खाना बहुत ही अच्छा होता है। ये भी पूछ लिया था किन लोगों के लिए, तो एनीमिया हो उन लोगों के लिए अच्छा पाया जाता है। क्वेश्चन 28, ग्रेगर मेंडल से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 मेंडल से पूछा गया क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 28 कि ग्रेगर मेंडल एक मंक यानी मुनि थे जिन्होंने 28,000 मटर के पौधों के साथ 7 वर्ष तक मठ के बगीचे में प्रयोग किए। उन्होंने यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जोड़ियों में आते हैं, निम्नलिखित में से उसे छांटिए जिसे मेंडल ने अपने प्रयोगों में नहीं पाया था। जिन्होंने मेंडल ने अपने प्रयोग में नहीं पाया था, वो आपको छांटना है। उन्होंने बीजों का हरा पीला होना पाया था, बिल्कुल ठीक पाया था। बीजों का खुरदरा और चिकना होना पाया था, बिल्कुल पाया था। पौधे का लंबा या नाटा होना पाया था, बिल्कुल पाया था। अगली पीढ़ी के पौधे के बीजों का नया रंग जो पीले हरे के गढ़ से मिलकर बना था, ये नहीं पाया था। तो यही रॉन्ग ऑप्शन हमसे पूछा गया था, नहीं पाया था। नहीं वाला प्रश्न था, तो जो नहीं वाला था वही हमारा रॉन्ग राइट बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाएगा। जो नहीं वाला था रॉन्ग जो है वही पूछा गया था, और रॉन्ग जो है डी था, तो डी हमारा राइट आंसर बन गया। क्वेश्चन 29, 29 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पर 9 पर आ जाते हैं। क्या थीम यात्रा, यात्रा से क्वेश्चन पूछा गया। थीम जो है आपकी यात्रा, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। मैं बछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभवों के वर्णन को सम्मिलित किया गया है, इन्हें सम्मिलित करने का क्या कारण हो सकते हैं। यानी कि थीम जो यात्रा है, उनमें जो पर्वतारोही थी, अभी अभी मैं बता कर आया था, उत्तराखंड की रहने वाली थी, 24 मई 1984 को जो भारत की पहली महिला बनी थी जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी थी, और विश्व की प्रथम महिला, सॉरी विश्व की 5वीं और भारत की प्रथम महिला बनी थी ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। तो इनमें से क्या क्या सही है। यह अध्याय लिंग रूढ़िबद्धता की प्रति चुनौती है। यह अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों के मापने और पहुंचने में आई चुनौतियों का वर्णन करता है। यह अध्याय सामूहिक
कार्य के महत्व की व्याख्या करता है, यह अध्याय अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसको मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, सब कुछ मैंने आपको बताया है। सिर्फ एक क्वेश्चन आपके होमवर्क में मैं देके जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन 29 जो है बछेंद्री पाल से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो है, आपकी थीम जो यात्रा है, 6 थीम है, याद रखिएगा मैंने बताया है 6 थीम है। और पहली थीम जो है उसके अंदर 4 उप थीम भी आती हैं, 4 उप थीम है। तो आपको कमेंट में बताना है मैंने 6 थीम कौन कौन सी आपको पढ़ाई हैं, और ऐसी पहली हमारी कौन सी थीम है जिसके अंदर आपकी 4 उप थीम भी आ जाती हैं, जिसके अंदर 4 उप थीम भी आती हैं। तो कमेंट में सभी लोग अपनी 6 थीम जो है हमारी उनको, और पहली उप थीम की 4, पहली थीम की 4 उप थीम है, उन चारों को कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। इस वीडियो के क्वेश्चन नंबर 30 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। मैंने बताया था किसको किसानों का मित्र माना जाता है, केंचुओं को माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। सही कारण क्या है भाई? केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। तथा इनके मल से क्या बनता है? जमीन उपजाऊ बनती है। बिल्कुल सही, नहीं सॉरी, ये अभी होल्ड करते हैं। केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। ठीक है, देख लेते हैं। केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। बिल्कुल सही ऑप्शन है ये तो। केंचुआ द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा मिल जाती है। बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो सी सही है, डी सही है, सी सही है, डी सही है। बी और ए में देखना है, केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। तो ए सी डी सही है। देखिए मैं कंफ्यूज इसलिए था क्योंकि ऑप्शन सी यहाँ के, ऑप्शन ए यहाँ के बने, तो ए सी डी सही है, यानी कि ऑप्शन बी सही है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये थे आज के सुपर 30 बेस्ट 30 क्वेश्चन जिनकी सीटेट में आने की पूरी पूरी संभावना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे जाएंगे। हो सकता है 10 से 12 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको इसी वीडियो से देखने के लिए मिल जाए। तो अगर आप लोग चैनल पर नए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और सीटेट के नोट्स के लिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके कंप्लीट आप सीटेट के नोट्स ले सकते हैं। यहाँ आपको सीटेट के नोट्स के अलावा 20 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट 150 नंबर के दिए जाएंगे। 20 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर दिए जाएंगे मैथ्स के लिए, 20 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे आपको यहाँ पर ईवीएस के लिए, और 500 सीडीपी के क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीटेट पास करने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।